हेलो। हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी। सब सबसे पहली बात, अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उस समय आप म्यूट कर सकते हो, लेकिन बी अटेंटिव। आप उस समय ये देखो कि मैडम मुझसे कुछ पूछ रही है या मेरा नाम ले रही है, बार बार रुक रही है, तो वो कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे। उस समय म्यूट करके मत बैठो। बेटर ये होगा कि आप जब भी क्लास लेते हो ना, किसी एक अलग रूम में बैठो जहां कोई किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हो। और उसके बाद आप अपने, चाहे इसको फोन को खोल भी लो, कैमरे भी ओपन करके बैठो तो ज्यादा अच्छा, मुझे दिखाई तो दो कि आप क्या पढ़ रहे हो। सेवंथ क्लास के बच्चे जितने टाइम भी मैं पढ़ाती हूँ उनकी बुक्स पे मेरे को एक एक लाइन नजर आती है। वो बिल्कुल कैमरा खोल के बैठते हैं। आपसे तो 3-4 क्लास छोटे हैं, वो बच्चे इतने समझदारी से, इतने केयरफुल होके काम करते हैं। आप लोग क्या हो गया, आपको तुरंत जवाब देते हैं वो। छोटी क्लास में उनका ये हाल है, 10वीं तक आएंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, और आप लोग तो बिल्कुल ही डाउन होते जा रहे हैं। बुक्स नहीं होंगी आपके पास, इसको म्यूट करके बैठ जाते हो, टाइम खत्म हुआ क्लास का जब आप आ जाते हो, और क्लास को इसको ऑफ करना भी भूल जाते हो, 10-15-15 मिनट क्लास चलती रहती है। पूजन, हेलो। ये देख लो ना, स्टार्टिंग से क्लास को म्यूट करके कहाँ का, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये बेचारा। हेलो पूजन, पूरा टाइम हो गया इसको पूजन पूजन करते करते। अभी इसका पहले मैं फोन करती हूँ एक बार मैडम के पास, इससे बात करें। ये म्यूट करके पूरे टाइम क्लास में नहीं होता है। पूजन, क्लास ले लूं पहले, सभी बच्चों का नुकसान नहीं करती, अभी आज इसका फोन करना ही पड़ेगा। चलो, लेट अस वी स्टार्ट। आप अपनी बुक्स निकालिए और सभी अपने कैमरे ओपन करेंगे। ठीक है, कैमरे ओपन कीजिए, बुक और पेंसिल मुझे दिखाई दे। सभी निकाल लीजिए बेटा। ईशु, अमन, सभी निकालो। फिर कैसे पढ़ रहे हो बिना बुक के आप लोग? कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? 2 महीने हो गए स्टडी स्टार्ट हुए, क्लासेस लगते हुए, क्या बुक नहीं परचेज हुई अभी तक? स्कूल खुल रहा है, स्कूल से जाके अपनी बुक ले आओ। कोशिश करोगे तो सारी चीजें मिलेंगी। अगर घर में बैठे हो तो कोई आपको बेटा देने थोड़ी आएगा। आपकी परेशानी उसको खुद से सुलझाओ। जिनके पास बुक है अपनी बुक निकालो, सभी दिखाओ। इशू, मुझे बुक दिखाओ बेटा। इशू, और ये कौन है? शिवानी। हेलो शिवानी, बुक दिखाओ सभी की। शाबाश, जिन बच्चों ने खोली है ना कैमरे पे, ऐसे फुल टाइम अपनी बुक को ऐसे रखना। ओके शिवानी, वेर इज योर बुक? शिवानी, मुझे सुन रही हो आप? नहीं है इसके पास। अनुज, बुक नहीं है आपके पास? हाँ, सीधी करे इसको। पूजन, इससे पूजन। किससे बात करो? पूजन, हितेश। हाँ हितेश, ये क्यों निकाल देते हो? हाँ, बुक कहाँ है तुम्हारी? अच्छा, ये जो बच्चे आज कह रहे हैं ना नहीं है, ये कल अपनी बुक अरेंज करके बैठना बेटा कल से। प्रेरणा, है बुक? और अंशु, स्क्रीन पे दिखाओ मुझे। अंशु, हाँ अंशु अंशु, ठीक ओके। प्रेम, प्रेम, हाँ। अनुज, अनु, ये अंजलि, अंजलि, हाँ जी बेटा अंजलि। देखो, बिना बुक के तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो आप। क्यों क्लास में 4 घंटे आप वेस्ट करते हो? सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक सभी क्लासेस लेते हो बेटा, रॉन्ग मेथड आपका।
अब 2 महीने हो गए, आपकी क्लासेस ऑन हो गए, आप लोगों को अपनी बुक परचेज कर लेनी चाहिए। देखिए पेपर टाइम पे होंगे, खत्म होने लग जाए, कवर हो जाएगा, जुलाई तक में भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद भी तो किताब लेनी पड़ेगी, तो उसको बाद में पढ़ोगे, सिलेबस पीछे हो जाएगा, उसको पहले ही ले लो किताबों को। और आपकी स्टडी तो चल ही रही है, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, काम तो हो ही रहा है। बल्कि आपको पहले ही अरेंज करनी चाहिए थी। अगर नहीं कर पाए तो अभी भी स्कूल खुला है बेटा, और कोई ना कोई घर से बाहर जाता होगा, पापा जाते होंगे, किसी काम से भाई जाता होगा, कजन चाचा ताऊ में कोई ना कोई तो जाता होगा। बुक अपनी अरेंज करो बेटा, बिना बुक के नहीं पढ़ सकते हो आप। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में विकेंद्रीकरण। हम भारत की बात करेंगे, विकेंद्रीकरण। आप सबसे पहले इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ये विकेंद्रीकरण है क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने अभी पेंसिल सभी के हाथों में, जो भी मेन लाइनें होंगी मैं यही के ही निशान लगाऊंगी आपको। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तर वाली होती हैं। 2 से ज्यादा स्तर पर जहां भी सरकारें काम करती होंगी, कौन सी व्यवस्था कहलाएंगी? संघीय व्यवस्था। हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकारों की चर्चा की है। ये भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। मतलब कहने का क्या है कि भारत में तो 2 सरकारें भी कम है। भारत इतना बड़ा है कि यहाँ 2 सरकारों से काम नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ पर 2 से ज्यादा सरकारें होनी चाहिए और हैं। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, और तीसरी कौन सी है बताइए बेटा? आप कई बार जिक्र कर चुकी हूं मैं, बताओ किसी को पता है तो। कौन सी? स्थानीय सरकार, नगर पालिकाएं और पंचायतें। ध्यान रखना, कभी पूछो तो जवाब देना। भारत के जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, यूरोप के यानी जो यूरोपीय देश हैं उनके स्वतंत्र हुए देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अंडरलाइन करो इस लाइन को, मेन लाइन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से भी ज्यादा है। ठीक है, कितनी, मतलब भारत का एक राज्य है लेकिन रूस के मुकाबले में जनसंख्या को धारण किए हुए बैठा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। महाराष्ट्र किसके बराबर है? जर्मनी के। जर्मनी और महाराष्ट्र एक जैसे हैं। ठीक है, भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। भारत के जो खुद के राज्य हैं उनमें भी विविधताएं हैं। कोई राज्य जनसंख्या के आधार पर बड़ा है, कोई क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर ज्यादा डिमांड्स होंगी, खाने पीने की भी, काम की भी, रोजगार की भी, शिक्षा भी उन लोगों को सबको चाहिए, तो वहां पर ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। जहां पर जो पिछड़े हुए इलाके हैं, इलिटरेट इलाके हैं, वहां पर भी ज्यादा जरूरत होगी। तो यहाँ मतलब इन राज्यों में सत्ता को बांटना जरूरी हो गया कि एक अकेली सरकार इतने राज्यों का कार्यभार अकेले नहीं चला सकती। इसलिए जगह जगह पर सही ढंग से शासन व्यवस्था चले और सबका काम, सबको सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक समानता मिले और सब एक गौरव के साथ जिए। तो ऐसी व्यवस्था तभी कायम हो सकती है जब प्रॉपर हर राज्य में हर नागरिक को, तो चलो पॉसिबल नहीं है, एक एक व्यक्ति को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर 50% आबादी को तो हम लेकर चले ही, जिसमें भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है। किसी बच्चे ने मुझसे अभी 2-3 दिन पहले पूछा था, मैडम सूची वाला चैप्टर कब पढ़ाओगे टॉपिक, वो आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आ जाए, अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो कल आ जाएगा। और सरकारों के जो स्थानीय सरकारें हैं वो आज टॉपिक चलेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायतों के बारे में आपको पता लगेगा, जो नगरों में रहते हैं उनको नगर पालिकाओं के बारे में। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे एक तर्क दिया गया, इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया। यानी वो भी संघीय ढांचा है, जहां पर 2 सरकारें वो भी संघीय है और जहां पर 3 सरकारें वो भी संघीय है।
ये ध्यान रखना है। जहां पर एक सरकार है वो संघीय नहीं है, वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था जहां दो सरकारें होंगी या जहां दो से ज्यादा सरकारें होंगी, वहां पर संघीय शासन व्यवस्था कायम होती है। जब जिसमें तीसरे स्तर की सरकार हो, यानी स्थानीय सरकार, ये तीसरे स्तर की सरकार। ठीक है। जब केंद्र, जहां पर तीसरे स्तर की सरकार हो, उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय, बात को समझना, उस स्थान पर राज करने वाली सरकार। मान लो अब केंद्र के लोग अगर उस स्थान पर आते हैं, किसी गांव की कोई समस्या उनको नहीं पता, जो वहीं की प्रॉपर सरकार होगी उसको पता है कि कहाँ रोड टूटा हुआ है, कहाँ धर्मशाला बनानी, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो वहां का रहने वाला है। तो उसको ये पता होता है कि कहां पर किस सुधार की जरूरत ज्यादा है, किस योजना को क्रियान्वित करने की जरूरत ज्यादा है। तो जहां पर खुद स्थान, उसी स्थान के लोग वहीं पर चुनकर राज करते हैं, वो स्थानीय शासन कहलाता है। चुनाव बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे सब जगह पर होते हैं, बस फर्क इतना है कि वो वहीं के वहीं पर चुनाव होंगे और वहीं के ही लोग होंगे और वहीं काम करेंगे। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कुछ शक्ति, अधिकार और काम किससे ले लिए? केंद्र सरकार से। देखो सबसे सर्वोच्च सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार, पहले नंबर की। इसके कुछ अधिकार शक्तियां किसको दे दी? राज्य सरकारों, प्रांतीय सरकार। अब आ रही है? अब स्क्रीन सही आ रही है? हाँ जी। तो देखिए सबसे पहले नंबर की जो केंद्र सरकार है, जब संघीय ढांचा जिस देश में नहीं होता, सारी शक्तियां इस सरकार के पास होती है। सारे डिसीजन लेने का, सारे अधिकार, सारे जितने भी कार्य होते हैं, वो सब इस सरकार के अधीन होते हैं। जब ये सरकार ज्यादा इस पर लगता है कि लोड पड़ रहा है और पूरे देश का काम अकेले एक सरकार नहीं संभाल सकती, इसलिए क्या किया जाता है कि इसके कुछ अधिकार और शक्तियां लेकर राज्य सरकार को दी जाती है। जैसे कि क्लास, अगर स्कूल में 3 सेक्शन है और पता लगता है कि बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो रही, 40-40, 50-50 बच्चे एक सेक्शन में है, टीचर प्रॉपर पूरी तरह से सब पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो क्या किया जाता है? फिर उसका एक सेक्शन और बनाया जाता है। तो इस क्यों? क्योंकि सभी बच्चों पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, सभी का एक सिस्टम बने, सभी के बारे में टीचर को भी पता हो और बच्चे को भी अपनी जो भी संतुष्टि क्लास से चाहिए वो हो। इसीलिए तो बांटा जाता है, नहीं तो 40-40, 50 बच्चे बैठे थे और काम हो रहा था। 100 बच्चे भी होते हैं किसी किसी जगह पर, पढ़ाया जाता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बनती है, उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है जिस तरह से हम करवाना चाहते हैं। इसलिए व्यवस्था को बनाने के लिए कि प्रॉपर सब बच्चों पर ध्यान दिया जाए, हम 20-25-30 ज्यादा से ज्यादा की स्ट्रेंथ रखकर काम कराते हैं, ताकि सभी को हम देख सकें, सभी की समस्याएं हमारे सामने आए और हम उसको क्लियर कर सके। इसी तरह से केंद्र सरकार होती है देश में। पहले एक केंद्र सरकार थी, इसको लगा कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, प्रत्येक नागरिक पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, प्रत्येक राज्यों की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता, राज्य ज्यादा है, देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए काम को थोड़ा हल्का किया है। इसने अपनी शक्तियां और अपने अधिकार किसको दे दिए? जो राज्य थे। पूरे देश पर जो शासन करती है वो है केंद्र सरकार, जो राज्यों पर शासन करती है वो होती है राज्य सरकार। अब राज्यों के सरकारों को ही राज्यों का काम दे दिया कि आप अपने लेवल से जो भी राज्य के अधिकार है, कार्य है, राज्य में शांति की व्यवस्था करना, पुलिस की व्यवस्था करना, वहां पर स्कूलों को संभालना, जो भी है, उस राज्य के मुख्य अधिकारी को ये चीजें दे दी, ताकि केंद्र सरकार को अनेकों और भी काम होते हैं, और इसकी कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार लेकर राज्य सरकारों को दे दिए और राज्य सरकारों से कुछ अधिकार लेकर स्थानीय सरकारों को दे दिए।
केंद्र सरकार होती है पूरे देश के लिए, ये लिख लेना, बहुत अच्छी चीज लिखी मैं, पूरे देश के लिए। राज्य सरकार प्रांतों के लिए, राज्यों के लिए, प्रांत और राज्य एक ही चीज है, प्रांतों के लिए काम करती है। और जो स्थानीय सरकारें हैं ये नगर और गांव के, ठीक है। इस तरह से शासन व्यवस्था को कायम किया गया। 3 तरह की सरकार होने पर भी संघीय व्यवस्था कहलाता है। और विकेंद्रीकरण, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है, तो जब केंद्र और राज्य शक्तियों से, जब केंद्र से भी और राज्य से भी, दोनों से कुछ कुछ शक्तियां लेकर इसको दे दी स्थानीय सरकारों को, क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो केंद्र सरकार एक स्थान पर जाकर नहीं कर सकती, तो उसकी हो सकती है किसको दे दी, उसी स्थान की सरकार को। इसी तरह से राज्य भी कोई छोटे नहीं है, आपको बताया ना मैंने, देखो यूरोप के कुछ देश हमारे राज्यों के बराबर हैं, तो उन राज्यों की जो काम है वो भी आसान नहीं है, तो उन राज्यों से भी कुछ ऐसी शक्तियां जिनको स्थानीय सरकारें अच्छे ढंग से कर सकती है उनको दे दी। तो विकेंद्रीकरण सुनने में आपको नाम बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत अजीब सा लग रहा होगा, एक बार दिमाग में बैठा लो, वी छोटी, वी बड़ी और विकेंद्री द के नीचे रे, ऐसे इसको लिखना है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5, 7, 10 बार उस क्वेश्चन में विकेंद्रीकरण लिखना पड़ेगा। एक बार गलत लिखा 10 जगह सर्कल बन जाएगा, आपकी जितनी ठीक होगी ना करेक्शन, गलतियों के नंबर कट जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को याद करने से पहले आप उसकी एक बार जो भी टिपिकल वर्ड होता है उसको 2-3 बार माइंड में रखा करें और उसको लिख कर देख लिया करें, ताकि क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो, जहां भी आप लिखते हो वो आपकी मिस्टेक्स ना हो स्पेलिंग की मात्रा, ठीक है। आप समझ आ गया आपको विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, कि केंद्र से और राज्य से कुछ शक्तियां लेकर किसको देना, स्थानीय सरकार को, क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। बहुत इजी शब्दों में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं क्यों किया गया ऐसा। एक सवाल उठता है कि केंद्र काम कर रहा था, कर लेता, राज्य भी कर दिया, फिर इसकी मदद को फिर स्थानीय सरकार को देने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों, अंडरलाइन कर लेना इसको, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। यानी जो स्थान है उस स्थान पर की समस्याओं को उस स्थान की जो मुखिया है वही अच्छे ढंग से सुलझा सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समझ बेहतर होती है, इस ये सारी सरकार के लाभ है। क्वेश्चन बनेगा, अंडरलाइन करते जाना बेटा। कैमरे जिनके पास बुक है वो सभी खोल के बैठे, और जिनके पास नहीं है वो रफ कॉपी में नोट करें, ठीक है बेटा। जिनके पास, अब बुक लेने तो एकदम से तो आपके पास अवेलेबल होगी नहीं, तो जिनके पास नहीं है वो लिखेंगे, जिनके पास है वो अंडरलाइन करेंगे। आप लिखिए कि विकेंद्रीकरण क्या है, जब केंद्र और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर तीसरी सरकार यानी स्थानीय सरकार को दे दी जाए, आवंटित कर दी जाए, तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। क्यों ऐसा किया गया, इसके फायदे क्या होंगे, क्यों किस वजह से ऐसा किया गया कि दोनों की शक्तियां लेकर तीसरी सरकार को दी गई। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विकेंद्रीकरण के लाभ बताइए। तो पहला लाभ क्या, यहां से अंडरलाइन कीजिए, अनेक से पहला पॉइंट डालते हैं, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, बेहतर समझ होती है तब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, उनको पता होता है कि सुधार की जरूरत कहाँ है, कौन सी धर्मशाला टूटी हुई है, कहाँ बच्चों का जो स्कूल है वो बिल्कुल खंडित हो चुका है उसको बनाने की जरूरत है, कहाँ पर रोड टूटे हुए, कहाँ पानी अच्छा नहीं है, कहाँ अस्पताल की फैसिलिटीज पूरी नहीं है, वहां के लोगों को पता होता है कि वो वहां रह रहे हैं तो उनकी नॉलेज में है। इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, चीजों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप करोगे यहां से, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। यानी उस स्थान के जो भी फैसले होंगे, पंचायत बैठेगी तुरंत और डिसीजन तुरंत हो जाएगा, यानी सीधे भागीदारी बनाना भी संभव, जितने ज्यादा लोग होंगे वो जुड़ सकते हैं।
इससे क्या होता है, लोगों को लोकतंत्र भागीदारी की आदत पड़ती है। वहीं के लोग हैं, भाई मीटिंग की खबर कर दिया, शाम को पंचायत की मीटिंग मुनादी करवा दी किसी भी थ्रू से, लोग वहीं के होते हैं, कहीं आना जाना तो होता नहीं, तो सीधे वहीं के वहीं को पहुंच जाते हैं, एक ही तो गांव के होते हैं, तो उनको आने जाने में परेशानी नहीं, इसलिए वो वहां पर भागीदारी पूरी तरह से ले सकते। इससे क्या होता है, उनको चुनाव के बारे में, लोकतंत्र की प्रक्रिया क्या है, सरकार कैसे राज करती है, फैसले कैसे होते हैं, सबकी आदत पड़ती है। और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये चौथा पॉइंट लगाना है यहाँ से, स्थानीय सरकारों की स्थापना, भारत में विकेंद्रीकरण के लाभ क्या है, ये आज आपका क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई, यानी संविधान में भी इस बात को माना गया कि विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है, एक सरकार से दो सरकारों से बात नहीं बनेगी। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई। मैंने कहा पहले कोई भी प्रावधान बनता है उसके लिए बहुत सोचा जाता है, बहुत विचार विमर्श होते हैं कि अच्छा होगा, इसके परिणाम गलत होंगे, किस तरह से लोग इसको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, किस तरह से उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्या चुनाव प्रक्रिया होगी, बहुत सारी चीजें होती है जो सोची जाती हैं। उसके बाद विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई, सभी राज्यों में गांव के स्तर पर, कौन सी गांव में हुई, गांव पंचायत, ग्रामीण स्तर पर, इसी का हिस्सा है ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे क्वेश्चन निकल के आता है। और शहरों के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई, शहरों में, नगरों में, अब सोचा गया तो उस कार्य को अमल में भी लाया गया, ग्राम पंचायतें भी बनी और नगर पालिकाओं की स्थापना भी, राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया, यानी इनके ऊपर कंट्रोल राज्य सरकारों का होगा। ऐसा नहीं है कि गांव पंचायत बना दी तो वो सर्वे सर्वा हो गए, हाँ राज्य की जो सरकारें हैं बिना बात हस्तक्षेप नहीं करेंगी, लेकिन नियंत्रण उन पर रहेगा। स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे पहले, अब होते हैं, अब हर 5 साल बाद होते हैं। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन, शुरू शुरू की बात है, जब ये स्थानीय सरकार बनी थी तो राज्य सरकार के अधीन रहकर काम करती थी, कोई चुनाव नहीं होते थे, जैसे राज्य सरकार का आदेश होता था उस तरह से ये करते थे। उसके बाद प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था, यानी उस समय कर तो दिया तीसरे स्तर की सरकार, लेकिन बहुत अच्छा इसका प्रभाव नहीं निकलकर सामने आया। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, 1992, 92, हालांकि शुरू हो गई थी ये पहले ही, लेकिन सही मायने में 92 में साबित अच्छे तरीके से इनको जग लिया। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ। वास्तविक कदम 1992 में उठाया गया, संविधान में संशोधन हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे सरकार को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। पहले बना दिया, उसके रिजल्ट देखे अच्छे नहीं आए, संशोधन किया और उसमें कुछ बदलाव किए, कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार सॉलिड तरीके से स्थानीय सरकारों को दिए। 1992 में साबित हुई संशोधन के बाद, ये जरूर आपको ध्यान रहना चाहिए कि संशोधन के बिना कोई चीज ढंग से अमल नहीं होती, संशोधन के बाद। तो आपसे एक चीज और समझ में आती है कि 1992 में स्थानीय सरकारों का सही ढंग से काम करना सिद्ध हुआ
और इनको पावर जो असलियत में मिली वो मिली 1992 में। अपनी क्लास का टाइम देखो बेटा, नेक्स्ट का टाइम हो ही गया। कल आगे से करेंगे, आज इतना ही कर लेना, ठीक है। विकेंद्रीकरण के लाभ और इसकी संघीय व्यवस्था में कितनी तरह की सरकार है, तो ये बता देना, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तो फिर ये अधूरा ही टॉपिक रहेगा, कल करेंगे इसको, कल हो ही जाएगा, लेसन खत्म ही हो जाएगा जाता, ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वहां से देख लेना, क्वेश्चंस में डेली भेज रहे हो आप, वहां से ले लिया करो, और बुक की कोशिश करके अपने साथ लेके बैठा करो, जिनके पास नहीं होती और रफ कॉपी लेके बैठा करो, ऐसे नहीं मटर करने भैया आए और चले गए। अटेंडेंस को क्लिक करो बेटा और लीव आउट कर दो क्लास, टाइम हो गया आपका। और क्लास में ज्यादा देर तक कोई बच्चा नहीं रहेगा, जैसे ही आप लीव आउट कर दोगे उसके बाद मैं करूंगी। पूजन, हेलो, पूजन का है, इसको बोलो क्लास में आएगा एक बार, मुझे सामने आओ। चलिए छोड़ दीजिए आप क्लास, नेक्स्ट क्लास। शिवानी, सुबह आपने फोन किया था मुझे, हाँ ज्वाइन हो गए ना आप। इतने दिन से बेटा इतनी क्लासेज आपने मिस कर दी, उसका क्या करोगे? इतनी केयरलेस हो सकती है 10वीं के बच्चों में। चलिए लीव आउट करो जल्दी से, और ऑन टाइम हो जाया करो, बहुत बहुत देर 5-7 मिनट बाद आते हो, आपका ही नुकसान हो रहा है। हाँ जी, हैव ए नाइस डे बेटा, सी यू टुमारो। पिक भेज दूंगी मैं इसकी, क्वेश्चन से पहले इसकी पिक भेज दो, और जो यहाँ लिखाते हैं फिर कॉपी में नोट कर लिया करो, क्वेश्चन से पहले इसको भी नोट किया करो, कभी सोचो मैडम ने रफ में भेज दिया, इससे आपको याद करने में मदद मिलेगी। कॉपी कर लिया? हाँ जी, लीव आउट कर दे क्लास से, ये तो साथ साथ लिख पाते रहते, मैं जब भी लिख लिया करो।